तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। माफ़ी मांगनी चाहिए वो उन्हें, मुझे नहीं। कहां मियां अल्ताफ और कहां वो, ये जवाब है उमर अब्दुल्ला का जब उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा आगा रूहुल्लाह को लेकर। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कहां मियां अल्ताफ और कहां वो। ये जुमला बताता है कि आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और उमर अब्दुल्ला के बीच दूरियां कम नहीं हो रही हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये दूरी कहां तक जाएगी और इस बढ़ती दूरी का फायदा या नुकसान किसे होगा? जम्मू कश्मीर की आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिन दो लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं उनमें से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, जिनकी जिम्मेदारी है अपने हलके के मसाइल पर गौर रखना, अपने हलके के मसाइल और उनकी आवाज पार्लियामेंट में बुलंद करना। जबकि दूसरा शख्स है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, काफी बड़ी जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर उनके आवाम ने सौंपी है। इन दोनों के बीच अगर दूरियां बढ़ती हैं तो नुकसान बहरहाल किसका होगा, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दूरियां बढ़ती ही क्यों जा रही हैं? कई सवाल पूछे गए उमर अब्दुल्ला से। एक सवाल के जवाब में जो आगा रूहुल्लाह के मौक़िफ़ या उनके स्टैंड के बारे में था, उस पर उमर अब्दुल्ला कहना था कि कहां मियां अल्ताफ और कहां वो। एक ये रिएक्शन। दूसरा सवाल था कैंपेन से जुड़ा कि बडगाम में चुनावी कैंपेन क्या आगा रूहुल्लाह करेंगे नहीं करेंगे, क्या है मामला? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करना है तो करें, ना करना है ना करें। हमने आज तक किसी को मजबूर नहीं किया कैंपेन करने को लेकर या ना करने को लेकर। साफ तौर से यह बात समझ में आ रही है कि जब आगा रूहुल्लाह से यह पूछा गया कि इस तरह का जवाब आया ऐसी उमर का, उनका कहना था कि मैं अपने जगह पर, अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं, क्योंकि पार्टी का जो एजेंडा है मैं वही बात कर रहा हूं। एजेंडे से मैं नहीं भटका, वो भटक गए हैं। अगर अलहदगी की बात है, अगर जगह से उतरने की बात है, तो मैं नहीं, उन्हें करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब इससे आगे मैं क्या कहूं, आप समझ सकते हैं कि इशारा क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि दरअसल ये जो ललकार है ये एनसी की लाचारी को दिखा रहा है। क्या वाकई मेंबर पार्लियामेंट जो सवाल उठा रहे हैं और जिन सवालों को बुनियाद बनाकर एनसी की क़यादत पर हमले कर रहे हैं, उसमें सच्चाई है या नहीं है? आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान भी होंगे। आप बने रहे हमारे साथ, अगले आधे घंटे इसी मौजू पर होगी चर्चा। तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। माफ़ी मांगनी चाहिए वो उन्हें, मुझे नहीं। तो इस खास मौजू पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बयान है, एक छोटा सा बयान है आगा रूहुल्लाह मेहदी का सीएम के ऊपर। आगा रूहुल्लाह मेहदी जो मेंबर पार्लियामेंट है, सीएम का वो क्या कह रहे हैं, वो बयान सुन लीजिए। जो कौम से अलहदगी इख्तियार करे, मुझे ये फिक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे अलहदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी आज भी है और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए। क्या जो मैं बातें करता हूँ, जो सवाल मैं करता हूं, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर किसी को अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, वो उन्हें, मुझे नहीं। तो हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट भी है हमारे साथ। डॉक्टर अभिजीत जसोटिया जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और तौसीफ शाह सीनियर लीडर पीडीपी, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान इंडिपेंडेंट एमएलए, और समीर भट्ट हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है ही।
सबसे पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। डॉक्टर अभिजीत, आप कैसे देखते हैं? घर का मामला है, लेकिन क्या इस घर के झगड़े का असर इस पूरी यूटी पर भी पड़ने जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार जी। देखिए, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब इसके बारे में वैसे तो इनका अपना मामला है, जरूर इनको आपस में ही बात होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये बात यहां तक क्यों पहुंची है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने ये सब बातें ही कही थी, क्योंकि सच तो एक ही होता है, झूठ की अलग अलग शक्ल हो सकती है, झूठ की अलग अलग शेप हो सकती है, क्योंकि झूठ बोलने में तो वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो एक कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। 50-60 साल से लोगों के साथ झूठ ही बोलते आ रहे हैं, और गलती सिर्फ इनसे ये हो गई कि 60 साल में इन्होंने जो झूठ बोलते थे उसको पहली बार इन्होंने लिख कर दे दिया, और जब लिख कर दिया तो वो मैनिफेस्टो की शेप में आया, जो कि इतिहास के अंदर सबसे पहला मैनिफेस्टो है एक 60 साल 70 साल पुरानी पार्टी का। तो आप समझ सकते हो, जब वो झूठ आपने लिख कर दे दिया, अब लोगों को आदत पड़ गई है सच की, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद। अब लोगों को पता है कि जो हमसे वादा होता है वो पूरा होता है, लेकिन जब आप वादा पूरा नहीं करोगे तो जितने भी आपके विधायक हैं या आपके चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट है वो तो लोगों के बीच में जाएंगे, और लोग भी उनसे सवाल पूछते हैं। बेसिकली ये जो सवाल है ये लोगों का, ये आवाम का सवाल है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसी तरह से पहले इनको लगता था शायद पुरानी ही हिस्ट्री चलेगी, लोगों से वादा करो, कुछ देर बाद लोग भूल जाते हैं, उसके बाद हम भी भूल जाएंगे और निकल जाएंगे। आज जब इनसे ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं, जब मैंने इनसे सवाल पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब भी ये हाल हुआ था इनका, या इनके वो काले चश्मे वाले डिप्टी सीएम साहब का, दोनों का एक ही हाल हुआ था उस समय। तो भी ये जो बयान दे रहे थे उनका कहीं सिर पैर ही नहीं था उन चीजों का। आज इनसे जब ये बात पूछी जा रही है तो ये आवाम आपसे पूछ रही है कि बताएं जनाब, आपने जो 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, आज तो आप कह रहे हो पहले पैसे दो फिर बिजली लो। आपने कहा था 1 लाख नौकरी, और मैंने आज से 10 दिन पहले ही बयान दिए थे 1 लाख से हिसाब से 5 सालों में अगर आपने देनी है तो 1 साल के अंदर 20,000 नौकरियां। बताएं कहां गई वो नौकरियां, कहां गया फ्री का राशन, कहां गए 12 सिलेंडर? तो लोग तो आपसे पूछेंगे जब कोई आपको आईना दिखाएगा, क्योंकि पार्टी आपको पता है खानदानी राज है, आफदी अब्दुल्ला, बायदी अब्दुल्ला, फारदी अब्दुल्ला, कोई दूसरा इंसान अगर इनको आईना दिखाएगा तो उनको वो बुरा लगेगा, फिर भले वो अभिजीत जसरोटिया हो या आगा रहुला साहब हो, कोई भी हो। ठीक है, ओके। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बस पहले हमें ये जरा समझना है कि ठीक है, पार्टी के अंदर का मामला है, पार्टी के दो नेता आपस में कुछ उनके अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं सोच में या किसी और वजह, लेकिन क्या इसका असर पड़ने जा रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम पर? विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जी। और सबको मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। पार्टी किसी फर्द से नहीं चलती है, और मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पार्टी किसी भी फर्द से, चाहे वो उमर साहब हों, फारूक साहब हों, पार्टी एक मशीनरी है, और इस मशीनरी में हर फर्द का एक अपना काम है। अब ये कहेंगे कि मैं नाराज हो जाऊंगा या दूसरा कोई नाराज हो जाएगा किसी पार्टी में तो वो पार्टी को नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है जी। बहरहाल ये एक अंदरूनी मामला है। रूहुल्लाह साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। रूहुल्लाह साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त एमपी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे लड़े, उसी आइडियोलॉजी पे लड़े हैं, और ये कहना कि रूहुल्लाह साहब कोई, ठीक है इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी के अंदर जमहूरियत की निशानी यही है, जमहूरियत की पहचान ही यही है कि विद इन पार्टी भी कभी कभी इख्तलाफ होते हैं। लेकिन क्या इस इख्तलाफ का इजहार इस तरह से होगा कि कहां मियां अल्ताफ और कहां वो, ये सीएम कह रहे हैं? देखो, मियां अल्ताफ साहब एक बुजुर्ग हैं, बहुत सीनियर हैं। अब जाहिर सी बात है, मुझे कोई कहेगा भाई मैं, मियां अल्ताफ साहब मुझसे मेरे वालिद साहब की एज के हैं, उनके साथी रहे हैं। अच्छा ठीक है मुजफ्फर साहब, मान लिया आपकी बात, मान लिया वो बुजुर्ग है, मान लिया, लेकिन ये भी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो वो सवाल उठा रहे, जो मैंने सबसे शुरू में उनका बयान सुनाया कि जो एजेंडा था, जिन एजेंडे और जिन वादों की बुनियाद पर आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला, जम्मू कश्मीर के अवाम ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, आप उसे भटक गए, ये कह रहे हैं आगा सैयद रूहुल्लाह। क्या वो अपनी बात तो सही है, गलत है? इसकी पहचान तो आपको भी होगी। विशाल साहब देखें, रूहुल्लाह साहब की जगह अपनी जगह बरकरार, लेकिन मैं बाज़ाते खुद ये समझता हूं कि अभी वक्त नहीं आया है, ये कबलस वक्त है ये कहना कि हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। अभी 1 साल हुआ है, अभी तो गवर्नमेंट को, और फिर ऊपर से ये जो ड्यूल सिस्टम है,
यहाँ मतलब हर कदम कदम पर रुकावट है। लेजिस्लेटर्स अपनी जगह परेशान हैं, उनके लिए भी रुकावटें हैं। तो ये कहना कि साल भी नहीं अभी कंप्लीट हुआ होगा ओथ किए हुए, और ये कह देना कि नहीं जी अपने मैनिफेस्टो से हट गए हैं या एजेंडा पूरा नहीं कर पाए हैं, ये अब 4.5 साल के बाद हम कह सकते हैं। जवाब बनता है आज कहना, जवाब जी। ओके मैं इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा। पहले फर्स्ट रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ तौसीफ शाह मौजूद है, सीनियर लीडर पीडीपी। उसके बाद सबीर के पास जाऊंगा। दरअसल पूरी खिचड़ी पकनी शुरू कहां से हुई और ये आप कहां तक पहुंच गई है। पहले आपके पास तौसीफ शाह, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ, आपके पार्टी के नेताओं ने भी, यहां तक कि आपके पार्टी के सदर ने भी इस मुद्दे को लेकर के तो कई बार हमला बोला है कि जिस मैंडेट के साथ, जिन उम्मीदों के साथ सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस उम्मीद पर सरकार खरी नहीं उतरी है। ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये जो अंदरूनी लड़ाई है, क्या ये बाहर तक आ गई या अवामी लड़ाई बन गई है? देखिए वासिल साहब, मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पर कि ये इसको आप विद इन द पार्टी लाइन नहीं देखिए, इसको आप थोड़ा पार्टी से बाहर आके देखिए। कि आप ये देखिए कि जिस पार्टी को, जहां पर हमने 1990 से जितने भी इलेक्शन जहां पर हुए उनमें हमने बाइकआउट्स भी देखे, उनमें हमने ये भी देखा कि लोग बिल्कुल इलेक्शन के लिए नहीं निकले, ये सोच करके ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, फिर भी हमारा काम नहीं होता। इलेक्शंस के साथ हमारे रोजमर्रा की चीजें भी जुड़ी हुई हैं, बिजली, पानी, बाकी चीजें। और आपको पता है कि यहाँ की जो पिछले अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पे 35 साल से जो यहाँ पर हालात है वो कितनी खराब रही है, और यहाँ का जो माशी हालत है, जो यहाँ का फाइनेंशियल स्टेटस जो लोगों का है वो कितना डाउन हो चुका है। तो इसके अंदर एक लोगों को उम्मीद थी कि हमको शायद 200 यूनिट बिजली मिलेगी। देखिए, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, जो इन्होंने वादा किया था। तो ये आप यही मत देखिए कि जो रुहुल्लाह साहब बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर रुहुल्लाह साहब को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बिकॉज ये इनकी पार्टी का इंटरनल जो भी मसला है वो है, जैसे भी होगा वो हमको दिखता जाएगा आगे आगे। बट मैं जस्ट सिंपली कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, गोइंग अबाउट द पार्टीज, चाहे अगर हमारा सीएम भी होता, अगर पीडीपी की गवर्नमेंट होके हमारा सीएम होता, तो वो भी अगर ये बात करते, वो भी बिल्कुल गलत बात होती ना, कि जो चीजें आपने लोगों से वादे किए, क्या आप ये चाहते हैं कि दोबारा लोगों को जब आपका दूसरा इलेक्शन हो वहां पर बिल्कुल भी लोग ना निकले, वो ये सोचे कि भाई वोट देके भी कुछ नहीं मिलता, वोट देने के बगैर भी कुछ नहीं मिलता, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम बाहर ही रहें। तो शायद ये इन पार्टियों का एजेंडा है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, ये बहुत खुद सिलेक्शन से ही कि लोग वोट देने नहीं आते थे, तो यहाँ पर सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनती थी। आज 2024 में जो इलेक्शन हुआ, इसमें लोगों ने एक मेजर, एक स्ट्रांग, एक ब्रूट मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और वो ब्रूट मैंडेट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें अपने रिजर्वेशन से, वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर एक मिनट देखिए, मुझे अभी अपने चीफ कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ जुड़ चुके, उनके पास जाना है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप एक इसको डिफाइन कीजिए, ब्रूट मैंडेट का मिसयूज ये क्या है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसे। जी, ब्रूट मैंडेट का मिसयूज मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने वादे किए थे, आज की डेट में इनके पास ये ताकत है कि ये कोई भी लॉ असेंबली में पास कर सकते हैं, ये कोई भी रेजोल्यूशन लाते हैं, जबकि ये किसी रेजोल्यूशन पर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने दिल्ली की सरकार को भी देखा है, हमने 10 साल केजरीवाल को देखा है, हमने वहां पर मोहल्ला क्लिनिक्स बनते हुए देखे हैं। ये जा बजा ये कह देते हैं कि बिजनेस रूल अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, क्या ये मामला है? क्या वो अटका रहा है चीजों को? देखिए, बिजनेस रूल्स उतना भी बड़ा कोई चिड़िया नहीं है कि ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको साल भर से बिजनेस रूल्स नहीं दे रहे हैं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी डिपिक्ट कर रही है, वो ये कह रही है कि हमें भाई दफ्तर दिया गया मगर बिल्कुल काम नहीं दिया गया। इनके पास काम है, अगर इनके पास काम नहीं है तो ये ट्रांसफर कैसे करते हैं? अगर इनके पास काम है तो ये इनॉग्रेशन करने कैसे जा रहे हैं? ठीक है, ओके। सबीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैंने फर्स्ट रिएक्शन अपने मेहमानों का ले लिया, लेकिन मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूंगा, चूंकि नाजरीन के जहन में सवाल होगा कि जिस पार्टी के मौजू पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस पार्टी का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं है? हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे को इनवाइट किया था इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। अब क्या वजह हो सकती है वो बेहतर जानते हैं, यह आपको बताना जरूरी था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बंदा तैयार नहीं है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबीर, ये क्या है मामला? ये आगा
रोहुल्ला ऐसा लग रहा था कि छोटी मोटी बात है, शायद ये मना लिया जाएगा, लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि उस स्टेज पर है कि मना लिया जाए? सीएम कहते हैं कि कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ आगा रुल्ला। आगा रुल्ला कहते हैं कि हमने अलहदगी अख्तियार नहीं की एजेंडे से, उन्होंने किया, तो अगर किसी को अलग होना है तो वो उतरे, वो जगह छोड़े। सबीर। विशाल, आगे बढ़ने से पहले मैं एक खबर भी दे दूं। जो अपडेट आ रहा है कि नौगाम बांडीपुरा में आगा रोहुल्ला के सपोर्टर्स हैं, वो सड़कों पर उतरने जा रहे हैं थोड़ी देर में, और वहां पे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक प्रोटेस्ट वहां पे वो करेंगे, सड़कों पे आएंगे। और उमर अब्दुल्ला की जो आज की कमेंट हैं, जो आज उन्होंने आगा रोहुल्ला के बारे में कहा है, उसके खिलाफ वो सड़कों पे उतरेंगे। जो आपका अब सवाल है, और जो आपका सवाल है, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ थोड़ा बहुत। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद आगा रोहुल्ला एक ऐसे लीडर थे जो कि सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए लगातार पार्टी लीडरशिप को एक तरह से वार्न कर रहे थे। वार्न क्या कर रहे थे? एक तरह से नसीहत दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे कि आप सड़कों पर आइए, आपका जो तरीकेकार है, जो आप चुप बैठे हैं उसके उनके मुताबिक, उस पर वो गाहे बगाहे लगातार मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी को एक तरह से नसीहत दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो था, पार्टी लीडरशिप जिस तरह से डील कर रही थी धारा 370 के इशू को या बाकी इशू को, तब तक वो एक तरह से सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे। लेकिन जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट में उनको एमपी सीट दी गई, हालांकि ये भी सही है कि एमपी सीट के लिए वो ज्यादा एक तरह से उत्साहित नहीं थे, लेकिन एमपी बन गए। लेकिन उसके बाद असेंबली के जो इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने उमर अब्दुल्ला के लिए कैंपेनिंग भी की। हालांकि ये भी था कि तब तक भी वो लगातार पार्टी लीडरशिप के खिलाफ नहीं, लेकिन ये कहते थे कि आप ऐसा कीजिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको सड़कों पर आना चाहिए, आपको पूरे इंडिया में मोबिलाइज करना चाहिए अपनी ताकत को 370 को रेस्टोर करवाने के लिए। लेकिन विशाल, मैं आपको बता दूं, जब असेंबली के इलेक्शंस हो गए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार रोहुल्ला बोलते रहे। और जब बोलते रहे, तब उमर अब्दुल्ला को भी एहसास हो गया कि अब रोहुल्ला रुकने वाले नहीं हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक मीटिंग हुई है, वर्किंग कमेटी मीटिंग, एक बड़ी टॉप लेवल की मीटिंग हुई है श्रीनगर में कुछ महीने पहले, जहां पे आगा रोहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच कहा सुनी तक हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, जो सोर्सेज कह रहे हैं। तब से ही आगा रोहुल्ला बहुत चिड़े हुए हैं, तब से ही आगा रोहुल्ला उमर अब्दुल्ला की हर एक चीज पर तनकीद कर रहे हैं। और अब हालात आज यहाँ पहुंच गए हैं जहाँ पे अब उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आगा रोहुल्ला क्या है, कहाँ आगा रोहुल्ला और कहाँ मियां अल्ताफ। और दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ आगा रोहुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर मुझे एमसी से निकाल भी दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तलवारें खिंची हुई हैं, दोनों लीडरों के बीच में तलवारें खिंची हुई है, और ये उस वक्त खिंची हुई है। सबीर, आपने बहुत ही बड़ी जानकारी यहाँ पर दे दी कि कहीं कोई मीटिंग हुई थी और दोनों में काफी ज्यादा जो है नोकझोंक हो गई थी। एक तो ये जानकारी आपने दी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं, चूंकि सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि कोई कैंपेन करे ना करे, मैंने किसी को आज तक मजबूर नहीं किया करने के लिए या ना करने के लिए। इसका मतलब है कि बडगाम में वो कैंपेन तो करने नहीं जा रहे फिलहाल। तो ये लग रहा है, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? आगा रोहुल्ला बडगाम में कैंपेनिंग नहीं करेंगे ऐसा लगता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या पोजीशन लेते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो लीडर हैं जो कि आगा रोहुल्ला को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट से आगे बढ़े, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और आगा रोहुल्ला के बीच में तलवारें खिंची हुई है। आगा रोहुल्ला उमर अब्दुल्ला के साथ बात नहीं करते हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने थ्रू या किसी अपने मिडिलमैन के थ्रू कन्विंस कर पाए आगा रोहुल्ला को तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि आगे के दिनों में दोनों पार्टियों के, दोनों लीडरों के बीच, उमर अब्दुल्ला और आगा रोहुल्ला के बीच जो ये डिफरेंसेस हैं, जो लफ्जी जंगों का सिलसिला, लफ्जी जंग और काउंटर जंग का सिलसिला, ये चलता रहेगा। और आखिर में हो सकता है कि ये जो आगा रोहुल्ला है कोई दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं, ऐसी भी इम्कानात है अगर उनको मनाया नहीं गया। क्योंकि देखिए, लफ्जी जंग उस वक्त जारी है जबकि इलेक्शन सिर पर है। मेरा एक सवाल यहाँ पर जल्दी से ये होगा कि हमारे जो बाकी जो पैनलिस्ट हैं, जसरोटिया साहब हैं या मुजफ्फर इकबाल साहब हैं या फिर तौसीफ साहब हैं, कहीं ये ना समझे कभी बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि अगर हमने इनको बुलाया तो मेरा मकसद बेसिकली ये है कि एक पार्टी जिसको मैंडेट मिला
सरकार चलाने का, वो पार्टी आपस में ही लड़ झगड़ रही है, तो इससे जो उस रियासत का यानी यूटी के लोगों की कहीं ना कहीं उनकी हकमारी तो नहीं हो रही है। मेरा सवाल अब ये है, जनरलाइज क्वेश्चन मेरा है कि क्या इनके आपसी लड़ाई झगड़े का फायदा या नुकसान होगा? अगर आगा रूहुल्ला लगातार सवाल उठा रहे हैं तो क्या ये भी हो सकता है कि इसके वजह से ओवर सरकार जो है उन कामों को पर तवज्जो दे जो शायद कहीं ना कहीं गफलत का शिकार हो गई? समीर, छोटा सा जवाब पहले आपसे ही। मैं ये कह हाँ जी जी, मैं ये इसमें जवाब ये है कि उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कि मैं करना चाहता हूं कुछ, लेकिन मेरे पास पावर्स नहीं है। स्टेटहुड की बात वो कर रहे हैं, लेकिन अगर रूहुल्ला कह रहे हैं पॉलिटिकल जो आपने प्रॉमिसेस की हैं, जिसमें जो बाहर के नजरबंद लोग हैं, जो नजरबंद हैं, जो जेलों में बंद हैं, उनको वापस लाने की बात है, उनको रिहा करवाने की बात है। इसी के साथ आपने बहुत बड़े और प्रॉमिसेस की हैं। तो मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुजफ्फर साहब, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आगा रूहुल्ला के इस स्टैंड का आप आगा रूहुल्ला आप समझ लीजिए कोई एक शहरी है, कोई जम्मू कश्मीर शहरी है, वो बार बार झंडा उठा के खड़ा है कि भाई आपने वादा किया था पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। बीजेपी भी इसी बुनियाद पर कैंपेन करते रही कि बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम की उम्मीदों पर खड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं उतरी है और उसका नुकसान उसको हर चुनाव में होगा। हमने अभी एक चुनाव हाल में अभी देख भी लिया, ठीक है, क्योंकि अवाम ने सीधे तो उसको नहीं चुना था, लेकिन क्या इस झंडा उठा लेने का फायदा जम्मू कश्मीर के अवाम को होगा? मुजफ्फर साहब, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा या नुकसान मैं तो नहीं देख रहा हूं। ये हकीकत है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दो लीडर्स की आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। नुकसान हो ना हो लोगों का, लेकिन लोगों का फायदा हो जाए कि कोई है जो याद दिला रहा है बार बार कि देखो आपने क्या वादा किया था चुनाव से पहले। बात है, इसका फायदा मिलेगा जम्मू कश्मीर के अवाम को। देखे, उन्होंने कहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे स्टेटहुड के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए। मेरे ख्याल में वो वक्त आने वाला है जी। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ, और लोग हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ी दिक्कत है आपके साथ। जसोटिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जसोटिया साहब, आपकी पार्टी ने लगातार ये दिखाया है, लगातार आपकी पार्टी के बड़े नेता आप तक भी कहते रहे हैं कि उमर सरकार जिन वादों को करके सत्ता तक पहुंची, वादे को निभा नहीं रही है। क्या आपकी ही कहीं ना कहीं जुबान बोल रहे हैं आगा रूहुल्ला? क्या आगा रूहुल्ला भी उसी लाइन पर खड़े हैं कि उनको आईना दिखा रहे हैं कि भाई आपने वादा पूरा नहीं किया? देखिए विशाल साहब, सच एक ही होता है। सच ये नहीं कि आगा रूहुल्ला साहब खड़े हो गए या अभिजीत जसरोटिया खड़ा हो गया या कोई और खड़ा होगा। जो सच के लिए खड़ा होगा, सच तो एक ही होगा ना। झूठ को आप अलग अलग कपड़े पहनाकर अलग अलग एंगल से पेश कर सकते हैं, सच एक ही होता है। जो हम बोल रहे हैं वही सच है। अब दूसरी बात ये आती है, आप एक चीज समझिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का आवाम है, उसी तरह से मुझे लगता है कि आगा रूहुल्ला साहब भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उमर साहब जब बारामूला से बुरी तरह से हार गए थे तो दो जगह से जीतने में इनका ऐसे ही लोगों का हाथ रहा है। आप जब वो लोग जिन्होंने वादा किया लोगों से, जब उनको लग रहा है उनके वादे पूरे नहीं हो रहे, तो इस तरह की बात होना लाजमी है। आज अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर एक नेता की आवाज होगी। हाँ, कुछ लोग जिनको वहां पर मिल गया, कोई पंत्रालय मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया, वैसे कुछ लोगों को छोड़ दे, लेकिन 99% लोग यही बात कर रहे होंगे। अब दिक्कत क्या होता है, ये जो खानदानी राज वाली पार्टियां, आप इनका एक दिक्कत समझिए। जिस तरह से अपना कांग्रेस है, उसमें भी खानदानी राज चलता है। पूरे का पूरा हिंदुस्तान की जो मैं आपको मैं आपको कंपैरिजन कर देता हूँ। मैं कंपैरिजन सरकार के नहीं, मैं विशाल साहब, मैं कंपैरिजन I'll qualify my statement ना। आप सुनिए ना मेरी बात। देखें, वहां पर भी राहुल गांधी जी को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कारण आपको पता ही क्या है। आज यहां पर भी वो चीज आन पड़ी है। लेकिन यह बात यह है कि ऐसी जो पार्टीज होती हैं, इनके अंदर एक आम इंसान की या कोई नॉन अब्दुल्ला होगा, उसकी बात की कोई वेटेज नहीं रखी जाएगी। क्योंकि पहले भी ये थे, आने वाली भी पीढ़ी तैयार है इन सबको यहाँ पर रूल करने के लिए। इट्स नॉट डेमोक्रेसी। कम रह गया। तौसीफ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तौसीफ साहब, मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्या जो बात पीडीपी के लीडर उठाते रहे हैं, जो बीजेपी कहती रही है, अपोजिशन तमाम पार्टियां कह रही हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे किए थे, निभाए नहीं, वही बात आगा रूहुल्ला कह रहे हैं और इस हद तक कह रहे हैं कि अब वहां पर जो तकरार इतनी बढ़ गई है। मैं जानना चाहता हूं क्या आगा रूहुल्ला का स्टैंड जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या नहीं? तौसीफ साहब, मैं इसका सिंगल लाइन में जवाब दूंगा कि जो भी बाशऊर सियासतदान होगा, जो भी बाशऊर पॉलिटिशियन होगा, वो यही बात करेगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो ब्रूट मेजोरिटी मिली है, जो वादे उन्होंने किए हैं वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे। जो अवाम के लिए जो लीडर निकला होगा, वो लीडर ये बात हर सूरत करेगा।
बियॉन्ड द पार्टी लाइन, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। अगर बीजेपी में से भी कोई वैसा कॉन्शियस लीडर होगा तो वो भी यही बात करेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब देखना है कि ये जो बात निकली है, कि कहा तो ये जाता है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, लेकिन इसकी दूरी कहां होगी, ये इसकी दूरी कहां पर जाकर खत्म होगी, ये देखना काफी है। मैं फिलहाल लगता नहीं है, क्योंकि दूरी बढ़ती चली जा रही है। असर, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर जम्मू कश्मीर के ऊपर पड़ने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बात हम इसमें कर रहे थे। आगे भी इसमें चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप मेहमानों का भी और आप दर्शकों का भी। आप बने रहेंगे नितिन जय के साथ।